नॉर्मली एक संपत्ति को एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड है या फिर ट्रांसफ़र डीड है या फिर विल है या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है सेल डीड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपने एक संपत्ति की सेल डीड जो है वो भी करवा दी है, उसके बाद भी उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक जो है वो प्रूव नहीं होता या फिर जो सेल डीड है उसकी मान्यता को ख़त्म कर दिया गया है, तो क्या आप इसको मानेंगे? जी हाँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि सेल डीड के रिगार्डिंग आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है सावित्रीबाई वर्सेस सावित्रीबाई। 29 फरवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल डीड जो है उसको बिक्रीनामा भी बोला जाता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि नॉर्मली एक पर्सन जो है जब भी कोई भी संपत्ति को खरीदता है तो वो सेल डीड के थ्रू ही खरीदता है और खरीदने के बाद वो ये सोचता है कि मैं इस संपत्ति का जो है वो मालिक बन गया हूं और मेरा इस संपत्ति पर अब मालिकाना हक है। लेकिन अगर कभी भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट जो है अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो जिसके फेवर में वो सेल डीड हुई है तो वो कोर्ट में उस सेल डीड को दिखाकर ये नहीं कह सकता कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं और मेरा इस संपत्ति पे मालिकाना हक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लॉ सेटल हो चुके हैं। और साथ में ही मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूं कि सेल डीड जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो एक स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है मालिकाना हक को दिखाने के लिए या फिर मलकियत को प्रूव करने के लिए। तो अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर सेल डीड से मालिकाना हक जो है वो प्रूव नहीं होता तो इससे क्या प्रूव होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सेल डीड से क्या प्रूव होता है। कभी भी अगर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के फेवर में अगर सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है तो उससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी की जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो ट्रांसफ़र है वो लीगल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और इलीगल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग प्रूव होता है, ना कि उस संपत्ति के मालिकाना हक के रिगार्डिंग। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सेल डीड होने से क्या क्या प्रूव नहीं होता। सबसे पहला आता है टाइटल ऑफ ओनरशिप। सेल डीड के थ्रू जो है वो टाइटल ऑफ ओनरशिप प्रूव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन के फेवर में कोई भी सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट कर दी है तो यहाँ पर ये प्रूव नहीं हो जाता कि जिस पर्सन ने उस सेल डीड को नेक्स्ट पर्सन के फेवर में एग्जीक्यूट किया है तो क्या वो पर्सन जिसने वो एग्जीक्यूट की है दूसरे पर्सन के फेवर में वो खुद उस संपत्ति का मालिक था या फिर नहीं था, क्योंकि सेल डीड जो है वो किसी भी पर्सन के द्वारा बनाई जा सकती है जो कि खुद उस संपत्ति का मालिक भी ना हो। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझा देता हूं कि अगर आपके फेवर में किसी एक पर्सन ने एक संपत्ति की सेल डीड बना दी है जो कि उस संपत्ति का खुद भी मालिक नहीं था, हालांकि यहाँ पर आपके फेवर में जो है वो सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन उस सेल डीड का कोई भी फायदा नहीं है, उससे आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन गए हैं, क्योंकि वो बेचने वाला जो है जिसने ये सेल डीड एग्जीक्यूट कराई है वो उस संपत्ति का खुद भी मालिक नहीं था। तो यहाँ पर ये बात जो है वो साबित होती है कि सेल डीड जो है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग प्रूफ है, ना कि ओनरशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं कि उसने जाली सेल डीड बनाई है या फिर जाली तरीके से ये जो संपत्ति है वो आपको बेच दी है। तो यहाँ पर वो जो सेल डीड है वो आपके कंप्लेंट करने के काम आ सकती है, वो कहीं पर दिखाने के काम आ सकती है कि इस संपत्ति की कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो मेरे फेवर में की गई है, लेकिन आप उस सेल डीड के बेस पर ये नहीं कह सकते कि मैं इस संपत्ति का मालिक बन गया हूँ, क्योंकि मालिकाना हक देखने के लिए
जो भी वो संपत्ति है उसकी चेन को देखा जाता है कि ओरिजिनली वो जो संपत्ति है वो किसकी थी और उसके बाद वो किसको ट्रांसफर हुई है और उसके बाद वो किसके नाम पर गई है और उसके बाद वो आगे किसके नाम पर गई है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो चेन को देखना होता है और उससे ही मालिकाना हक जो है वो प्रूव होता है, वो साबित होता है। तो अब मैं आपको दूसरा फैक्ट जो है वो भी बता देता हूं कि सेल डीड जो है वो इनकम्बरेंस को प्रूव नहीं करती कि इस संपत्ति पर कोई लोन लिया गया है या फिर ये जो संपत्ति है वो मॉर्टगेज रखी गई है, क्योंकि सेल डीड में कुछ भी लिखाया जा सकता है। और तीसरा फैक्ट जो है वो ये है कि सेल डीड से प्रॉपर्टी का नेचर नहीं पता लग सकता और प्रॉपर्टी के नेचर को वो प्रूव नहीं कर सकती कि ये जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है या फिर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है, क्योंकि सेल डीड में उस संपत्ति का नेचर कुछ भी लिखा जा सकता है। और फोर्थ फैक्ट ये है कि सेल डीड से ये नहीं प्रूव हो जाता कि उस संपत्ति पर किसका पोजेशन है, क्योंकि सेल डीड में यह भी लिखा जा सकता है कि इस संपत्ति पर उसका पोजेशन है या फिर उस पर्सन का पोजेशन है। तो इसमें एक्चुअल पोजेशन जो है वो सेल डीड के थ्रू प्रूव नहीं किया जा सकता और सेल डीड उस फैक्ट को प्रूव नहीं करती। तो यहाँ पर इस जजमेंट का कंक्लूजन या फिर जो भी ये 4 फैक्ट हैं, इनका अगर मैं आपको एक लाइन में कंक्लूजन बताऊं तो ये है कि सेल डीड जो है वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को तो प्रूव करती है लेकिन प्रॉपर्टी के मालिकाना हक या फिर मालिक को प्रूव नहीं करती। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेल डीड की कितनी मान्यता है या फिर कितनी वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।